सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट पर नए नियम जारी कर दिए हैं। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए इन नए नियमों में आखिर क्या है? डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ साथ दूसरे भी ऐसे वीडियो जिसमें अमिताभ बच्चन या फिर किसी दूसरे बड़े सेलिब्रिटी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए अक्टूबर में जो IT मंत्रालय उसने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी। अब उन ड्राफ्ट गाइडलाइंस को सरकार ने फाइनल कर दिया है। जितनी भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप्स हैं, उनको इन गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो कंटेंट है उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी और कोई अगर इस बात की शिकायत करता है तो उसके अंदर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो वीडियो उनको हटाना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी कई नियम इसके अंदर जारी किए गए हैं। सबसे पहले ये कहा कि जो भी कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां या मैसेजिंग ऐप्स हैं, उनको अपने यहाँ पर AI डिटेक्शन टूल लगाने पड़ेंगे, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। और जब भी अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि बार बार ऐसा काम करे, बार बार उस वीडियो को अपलोड करे, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई का सोशल मीडिया को कंपनियों को करनी पड़ेगी। उसका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये नए नियम बन करके तैयार हो गए और आज से ही इनको सरकार ने लागू कर दिया। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लेकिन इस प्रस्ताव पर ना तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साइन किया और ना ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अमित पांडे। अमित, बताइए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेकर क्या है पूरी डिटेल? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के तहत एक अहम नोटिस आज विपक्षी सांसदों द्वारा दिया गया स्पीकर ऑफिस में और इसमें करीब 118 सांसदों के इसमें दस्तखत थे, जिसमें कांग्रेस के सांसद, जिसमें सपा के सांसद, जिसमें DMK के सांसद शामिल थे। कुल मिलाकर विपक्षी दलों के खेमे से जो ये सांसद थे, इनका ये कहना है कि स्पीकर का रवैया पिछले 15 दिनों में लोकसभा में पक्षपात पूर्ण रहा है और इसलिए रहा है क्योंकि नेता विपक्ष को उन्होंने बोलने नहीं दिया। सांसदों का जो निलंबन किया वह गैर वाजिब तरीके से किया। इसके बाद जो नेता विपक्ष है उसके लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया वह ठीक नहीं था। और जो ये पूरा नियम होता है, पहले ये नोटिस दिया गया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जिसके बाद 14 से 20 दिन तक इस पे इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद तब यह अविश्वास का यह प्रस्ताव कहलाएगा। और एक उसके बाद स्पीकर ऑफिस जब नियमों के मुताबिक इसका आकलन करेगा, उसके बाद इसको सदन में लाना है या नहीं लाना है, हाउस पर रखना है या नहीं रखना है, इस पर अंतिम निर्णय लेगा और उसके बाद यह सदन में लाया जाएगा या नहीं, स्पीकर ऑफिस के निर्णय के बाद। कुल मिलाकर तकरार का यह दौर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो यह तकरार थी पिछले 5 दिनों से जारी थी और यहां तक बढ़ गई कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत आज नोटिस दिया गया। जी अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संसद में हंगामा मचा हुआ है। आवाज अड्डा में हम आज इसी पर बहस कर रहे हैं। संसद में हंगामा शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। निवेशक अब इक्विटी से ज्यादा गोल्ड पसंद कर रहे हैं। कम से कम जनवरी के MF डेटा में तो यह तस्वीर उभर कर आ रही है। इतिहास में पहली बार इक्विटी से ज्यादा निवेशकों ने गोल्ड में निवेश किया है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे हैं आशीष वर्मा। गोल्ड ने किया बोल्ड। इस पे आता हूं मैं, आगे डिटेलिंग करता हूं। पहले सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए नंबर था इस बार का नेट एसेट मैनेजमेंट का, एसेट अंडर मैनेजमेंट का, यानी कि कितना पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। वो इसीलिए नजर पे था क्योंकि लास्ट मंथ दिसंबर में गिरा था। इस बार वापस बाउंस बैक और अच्छा खासा 1% से ज्यादा का उछाल मंथ ऑन मंथ कुल AUMs में नजर आएगा। और इसके पीछे रीजन था डेट। लास्ट मंथ में तगड़े आउटफ्लोज हुए थे, मैसिव आउटफ्लोज थे, 1,32,000 करोड़ के
वो ट्रेंड वापस स्टेबलाइज होता हुआ इस बार 75,000 करोड़ रुपए डेट फंड्स में इनफ्लोज आए, इसीलिए। और ये एडजस्टमेंट भी इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट मंथ जो था वो क्वार्टर एंडिंग था, तो हो सकता है कॉर्पोरेट्स ने वो रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट करे हो, कुछ पैसा निकाला हो, इसीलिए इस तरह के समीकरण थे। पर AUMs वापस स्वेल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब आजकल म्यूचुअल फंड के मंथली नंबर्स आते हैं तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं SIP इनफ्लोज की। ये गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया उन नंबर्स का। इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि दिसंबर मंथ में पहली बार 31,000 करोड़ रुपए के पार वो SIP का मंथली नंबर निकला था। और क्योंकि लास्ट मंथ जिसके आंकड़े आए जनवरी काफी वॉलेटाइल था, एक समय तो अच्छे खासे दबाव में था, तो आज सुबह भी जैसे चर्चा हो रही थी बड़ा इंपॉर्टेंट था ये नंबर जस का तस बना हुआ है नहीं। और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली वही 31,000 करोड़ के ऊपर का नंबर इस जनवरी मंथ में भी देखने को मिला है। यह आंकड़ा इंकरेजिंग है। पर इसके आगे की कहानी, इक्विटीज के जो फंड्स हैं उसमें किस तरह के इनफ्लोज, पिछले 2 महीने से लगातार इक्विटीज से पैसा जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। इस बार जनवरी ओवर दिसंबर कह लीजिए 14% का इक्विटी इनफ्लो और रिड्यूस होता हुआ नजर आया। 24,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन, नेट इनफ्लो इक्विटीज में देखने को मिला। इसका फर्दर ब्रेकअप, लार्ज कैप्स हालांकि क्वांटम साइज छोटा होता है लेकिन जंप तगड़ा है। 28% लार्ज कैप्स में इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आए, क्वांटम बढ़ता हुआ नजर आया मंथ ऑन मंथ। पर इस समय जो स्टार परफॉर्मर बना हुआ है वो है फ्लेक्सी कैप। लास्ट मंथ 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया था इनफ्लो, इस बार 23% का फ्लेक्सी कैप में गिरावट है। ऐसे ही मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स 23% मंथ ऑन मंथ का डिक्लाइन है। तो लार्ज कैप्स में पैसा बढ़ा, इनफ्लोज बढ़े, इनमें इनफ्लोज वीज़ावी दिसंबर रिड्यूस होते हुए नजर आए। और हां, गोल्ड ETFs ये फोकस में आए थे लास्ट मंथ जब 200% का उछाल था, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास मंथली गोल्ड ETF में इनफ्लोज गए थे। उस तगड़े बेस के ऊपर जनवरी में डबल होता हुआ आंकड़ा 24,000 करोड़ के पास या उसके पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मैसिव सर्ज है गोल्ड इनफ्लोज में, ETF में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कारों को लेकर भारतीय ग्राहकों में उत्साह बना हुआ है, ये कहना है Hyundai इंडिया के CEO तरुण गर्ग का। भारत US ट्रेड डील के बारे में उन्होंने कहा है कि ये डील भारत के हित में है और इसका फायदा कार इंडस्ट्री को भी मिलेगा। तरुण गर्ग से बात की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। भारत US के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है ही। अगर आपके अपने एक्सपोर्ट प्लान्स की बात करें, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटो इंडस्ट्री को और किस तरह से आप पूरे देखते हैं? देखिए, ये मेरा कहना है कि जब भी कोई ऐसी ट्रीटी होती है तो वो भारत के लिए अच्छी है। जब भारत के लिए अच्छी है, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। अब हमारे एक्सपोर्ट्स US हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। अब देखिए, आप अगर जेम एक्सपोर्ट में एडवांटेज होता है तो सूरत की इंडस्ट्रीज में एडवांटेज होगा, वहाँ पर जॉब्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग गाड़ियाँ भी खरीदेंगे। तो चाहे वो EU ट्रीटी है या वो US ट्रीटी है, क्योंकि वो देश के लिए अच्छी है तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, आई थिंक Hyundai जहाँ तक है अभी तक इमर्जिंग मार्केट्स में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी US से डायरेक्टली ऐसा कोई हमारा नहीं है फ़र्क। बट जैसे मैंने कहा, कार इंडस्ट्री को डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट से बहुत एडवांटेज आता है। सर, जनवरी में जो आपके फिगर्स थे ऑल टाइम हाई थे, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था। जो GST 2.0 से हमने देखा एक मोमेंटम बना हुआ है। आपको उम्मीद है कि ये साल का जो क्लोज होगा FI का, वो हम उस एक अच्छे नोट पे Hyundai की तरफ से देखेंगे? क्या उम्मीद है आपको? और हाँ, अगले साल के लिए क्या उम्मीद है? डेफिनेटली देखिए, अगर आप देखते हैं पिछले साल भी अगस्त तक प्री GST 2.0 रिफॉर्म्स, तो मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में था, फिर एकदम से बदलाव आया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। हर महीने डबल डिजिट की ग्रोथ हो रही है। तो अभी तो मोमेंटम अच्छा है, जनवरी हाईएस्ट एवर था, फरवरी में भी इनिशियल मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो हम तो ये कहेंगे कि यस, ऐसा मोमेंटम बना रहे। और हम सबका प्रयास है कि भाई अपनी जो सप्लाईज हैं वो कस्टमर को जो गाड़ियाँ चाहिए वो मिलती रहें। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, वो भी बढ़ रहा है। आइस में भी नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो आई थिंक ये कस्टमर इंटरेस्ट जो है वो कारों के प्रति एक बहुत ही सशक्त रूप में आया है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बना रहेगा। तालेगांव जो प्लांट है उसमें काम अभी इस साल शुरू हो जाएगा क्या उसका प्लान? नहीं, बिल्कुल, हमने न्यू वेन्यू जो है हमारी तालेगांव प्लांट से आ रही है और बहुत ही पिछले महीने हमने हाईएस्ट एवर वेन्यू की सेल्स भी की है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 80,000 बुकिंग आ चुकी हैं। तो अभी हम फेज़ 1 में 1,70,000 1 लाख की कैपेसिटी से हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अगली जो 80,000 है वो 2028 में हम करने वाले हैं। तो 2.5 लाख की कैपेसिटी तालेगांव से आ जाएगी और टोटल कैपेसिटी जो Hyundai की है वो लगभग 1.1 मिलियन
मिलियन के पहुंच जाएगी, लगभग 11 लाख की कैपेसिटी पहुंच सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। कैफे नॉर्म्स को लेकर इंडस्ट्री के बीच एक मत नहीं था, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है अब एक तरह का सामंजस्य बन चुका है, एक तरह का एग्रीमेंट हो चुका है? हमने बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन हमने जो है एक सीएम की तरफ से किया है और अब हम वेट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आएंगे। आपको बता दें, आरएसी टिकट पर सफर यानी आधी सीट लेकिन किराया पूरा, क्या ये सही है? हाल ही में प्लेटफॉर्म की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आरएसी के बदले पूरा किराया वसूलने को अनजस्टिफाइड यानी अन्यायपूर्ण करार दिया है। और अब सूत्रों की बड़ी जानकारी से ये मिल रही है कि रेलवे पीएसी के इस सुझाव पर विचार विमर्श कर रही है। क्या है पूरी डिटेल, बता रही है दीपाली नंदा। तो बिल्कुल रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए काफी अहम खबर है, क्योंकि आरएसी की बात करें तो अक्सर रेल यात्रियों का सामना इस कैटेगरी से होता है, आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। और इस कैटेगरी में अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो एक ही सीट पर 2 यात्री बैठकर सफर करते हैं, पूरा किराया देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जो सीट मिलती है वो आधी मिलती है। इसी स्थिति को पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बिल्कुल अनजस्टिफाइड कहा है, अन्यायपूर्ण करार दिया है। और अब इसमें बड़ी जानकारी सूत्रों से हमें यह मिल रही है कि पीएसी की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई है संसद के सामने, उस पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। क्या कुछ कहा गया था इस रिपोर्ट में, एक बार आपको बता देती हूं। सबसे बड़ी बात यही कही थी कि जो आरएसी में अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है और एक ही सीट पर बैठकर जो 2 यात्री सफर करते हैं, उन दोनों यात्रियों को पार्शियली रिफंड दिया जाना चाहिए। और किस तरह से ये रिफंड यात्री तक समय पर पहुंचे, इसे लेकर बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार करने की सलाह भी पीएसी की तरफ से रेल मंत्रालय को दी गई है। एक एआई एजेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के शेयर बाजार में हड़कंप मचा दिया है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। क्या एआई के चलते सॉफ्टवेयर के कारोबार में इंसानों की विदाई शुरू हो गई है? इसी पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे सीएनबीसी आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।